हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं बीएसई लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, जिस स्टॉक एक्सचेंज पे हम ट्रेड करते हैं उसी का डिटेल्ड बिजनेस मॉडल समझेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि क्या यहाँ पर पोटेंशियल बन सकता है आने वाले समय में, क्या आप रिटर्न कमा सकते हैं। बीएसई लिमिटेड में काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, काफ़ी गिरावट है, बट कौन से शेयर को अब आपको कौन से शेयर पे सवार होना चाहिए वो यहाँ पर काफ़ी मजबूती से आपको देखना होगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा टाइम और वॉलेटाइल रह सकता है जैसा हमारा मानना है। बट आपको शेयर वही पकड़ना होगा जो मजबूती से खड़ा हो और खड़ा रह सके इन द नेगेटिव टर्म्स ऑल्सो। तो आपको ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी आगे समय में क्या कर सकती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो रिपरकशन हो सकते हैं बीएसई लिमिटेड में। तो चालू करते हैं। बीएसई लिमिटेड का ये Q2 का प्रेजेंटेशन था, बट आज हम इसको शुरुआत करने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे कि कंपनी क्या करती है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी के बिजनेस में चार तरीके के यहाँ पे बिजनेस आते हैं, जिसमें पहला आता है ट्रेडिंग और क्लियरिंग का, जिसमें इक्विटी, डेट, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव। तो ये एक काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म की कि आपको इक्विटी ट्रेड करनी है तो हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, डेट ट्रेड करना है हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स हो गए, एसएमई हो गए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट ये करते हैं, आईपीओ, ऑफर टू बाई, ऑफर टू सेल, ऑफर्स जो जिसको बोला जाता है, इंश्योरेंस और न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म भी इन्होंने यहाँ पे अभी लॉन्च किया है। सर्विसेज टू कॉर्पोरेट की लिस्टिंग की सर्विसेज देते हैं, यहाँ पर डेट की लिस्टिंग भी देते हैं, म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग भी देते हैं, कमर्शियल पेपर की लिस्टिंग भी देते हैं। तो ये दीज आर द काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू द कॉर्पोरेट्स। इसके अलावा अदर सर्विसेज में बात की जाए तो इंडेक्स की सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज है, ट्रेनिंग की सर्विसेज है। तो ये तो हो गई कि कंपनी का क्या बिजनेस है, कितने टाइप ऑफ बिजनेस करती है। अब आ जाते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है हर बिजनेस में। तो इक्विटी कैश सेगमेंट की बात करें, जहां पे हम ट्रेड करते हैं, जैसे हमने जो हमारे बैंक में जो पैसा होता है, मार्जिन ट्रेड नहीं, जो कैश ट्रेड होता है, उसकी अगर बात करें तो कंपनी का जो टर्नओवर है आप दे सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 16-17 में जो 40,252 मिलियन हुआ करता था वो बढ़कर 56,000 हो चुका है। इस हाफ ईयरली अगर हम 22 की बात करें, जो लगभग अगर पिछले साल की बात करें 37,000 हुआ करता था, तो 1.7x यहाँ पे ग्रोथ और डेली टर्नओवर में देखने को मिल रही है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो साइज है आप देखेंगे कि कितने मार्केट में अकाउंट्स खुल रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहें वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, इतनी डिटेल वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। आपने ग्रीन लैम्प या फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज नहीं देखी तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम कई और नई चीजें प्लान कर रहे हैं जो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कमाई क्या है इनकी, भाई जो हम इक्विटी में कैश टर्नओवर होता है उससे क्या कमाई होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस की इनकी इनकम होती है, जो बीच में जो स्टॉक ट्रांजेक्शन चार्जेस करके हमारे स्टेटमेंट आप जब निकालोगे तो वहां पर दिखता है वो ट्रांजेक्शन जो चार्जेस होते हैं वो जाते हैं बीएसई लिमिटेड को, और बीएसई उससे यहाँ पे अर्न करती है। तो आप देख सकते हैं कि जो 420 मिलियन मतलब 42 करोड़ से वो बढ़कर 101 करोड़ हो चुका है इस साल में, इस साल के हाफ ईयरली में। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी दे रही है अगर हम देखते हैं इसको ओवर द ईयर्स। इसके अलावा अगर हम देखें, इक्विटी डेरिवेटिव काफी बड़ा सेगमेंट है जहां से बहुत बड़ी आप कह सकते हैं टर्नओवर कितना काफी बड़ा होता है। आप वही देख सकते हैं यहाँ पे 25,62,142 मिलियन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टर्नओवर यहाँ पर करती है, केवल Q2 के बाद में कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर हम देखें, ये आप देखें Q1 में 31,45,745 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा टर्नओवर कंपनी करती है और उसमें काफी अच्छा मार्जिन भी मिलते हैं और अच्छे खासे कंपनी के टर्नओवर्स भी होते हैं। ये तो हो गए लास्ट 5 क्वार्टर्स के। इसके बाद अगर लास्ट 6 मंथली अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 16 ये मतलब अगर मंथली अगर हम टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पे आप देखें ये सितंबर 21 में 16 लाख हुआ, अगस्त 21 में 30 लाख मिलियन का टर्नओवर हुआ, यहाँ पर जुलाई में आप देख सकते हैं 30 लाख। तो ओवरऑल लेवल पे अगर देखा जाए तो काफी अच्छी खासी ग्रोथ आपको पूरे सेगमेंट में देखने को मिल रही है। वहीं एवरेज डेली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड आप देख सकते हैं, जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 में 0.88 मतलब 88 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे, जो आज 3 करोड़ हो चुके हैं, या 30 लाख, आई एम सो सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 88,000 हुआ करते थे, जो यहाँ पे अभी बढ़ के 29,80,000 हो चुके हैं। थोड़ा सा मिलियंस के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कोई कहीं करोड़ में दिए होते हैं, कहीं मिलियंस में दिए होते हैं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये मैं आपको वापस करेक्ट, लेट मी करेक्ट इट। 29 लाख यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एवरेज यहाँ पे ट्रेड होने लग गए हैं, जो यहाँ पे पहले 88,000 ही हुआ करते थे। एवरेज डेली की बात कर रहा हूँ मैं, रोज इतने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं। वहीं अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड की अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। बट जब भी मार्केट देखो आप गिरेगा ना, जैसे अभी आप मान लो कि अभी अभी आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कम होने लग जाएंगे ट्रेड, क्योंकि लोगों को थोड़ा डर लगने लगता है, जैसे ही फियर होता है बहुत सारे लोग मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो दैट इज द पॉइंट कि सितंबर में भी वॉलेटिलिटी थी और उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड कम हुआ। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो काफी ग्रोथ है। और मैं आपको एंड में 3-4 ऐसे रीजन बताऊंगा जिस जो बिल्कुल इसको
आपको एक फंडामेंटली आपके लिए स्टोरी क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव्स का काम भी किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी मार्जिन आप देख सकते हैं कितना तगड़ा है। अगर फाइनेंशियल ईयर 16-17 से अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें, जो 1,31,060 मिलियन रुपीज़ का जो ट्रांजेक्शन हुआ करता था, वो बढ़ के अभी लगभग 2,09,133 का हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। 18-19 में काफ़ी अच्छा खासा कारोबार हुआ, 19-20 में कोरोना के कारण थोड़ा सा ढीला डाला रहा, बट ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि करेंसी मार्केट इज नॉट इम्पेक्टेड बाई मच ऑफ द थिंग्स, और वो वहाँ पे काफ़ी स्टेगनेंट मार्केट है और काफ़ी स्टेबल मार्केट है, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी ट्रैक्शन देखने को मिल जाती है, और वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ दी है। अगर हम हाफ ईयरली कंपेरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो भी अच्छी खासी ग्रोथ है। वहीं एवरेज डेली कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहे हैं। और बीएसई एक आपको मैं बता दूं कि सबसे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, और साथ ही साथ सबसे फास्टेस्ट एक्सचेंज में से एक माना जाता है, क्योंकि 6 माइक्रोसेकंड की जो स्पीड है बीएसई के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं देता है। एवरेज डेली टर्नओवर अगर हम देखें कमोडिटी डेरिवेटिव में 18,000 मिलियन से 32,000 मिलियन, आप देखें द डिफरेंस इज काफी क्वाइट ह्यूज। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो पूरे पिछले साल में हुआ ना 24,000 मिलियन का ट्रांजेक्शन, 24,000 मिलियन रुपीज का जो डेली टर्नओवर हुआ करता था, वो अभी 32,000 हमारा हाफ ईयरली में हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि डेली टर्नओवर में भी कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा फर्स्ट एक्सचेंज है जिसने यहाँ पे गोल्ड मिनी सिल्वर किलोग्राम, फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया विच हैव डिलीवरीज इन बोथ एलबीएमए और बीआईएस स्टैंडर्ड डिलीवरी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो ये ऐसा पहला एक्सचेंज है अपने आप में जिनका मार्केट शेयर अगर हम गुड्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 98% है, और गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 77% है। तो दे आर मतलब दे आर लेवरेजिंग देयर द स्ट्रेंथ, कि इनके पास प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ है, इनके पास लोगों की स्ट्रेंथ है, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं। आप कह सकते हैं ना कि एक ही बिजनेस से इन्होंने काफी नए बिजनेस खड़े किए हैं। तो ये एक और मैं आपको बता दूं कि बीईएएम बीएससी ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड के यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें एग्रीकल्चर के आप स्पोर्ट प्राइसेस आप कह सकते हैं, इसमें ई एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया है एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए, जो 11 दिसंबर 2020 से यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें काफी प्रोडक्ट्स इंक्लूड है, जैसे शुगर, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसे काफी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वहीं इन्होंने इसके साथ एमओयू भी सूफी के साथ साइन किया, एमओयू और एग्रीमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक बहुत ही तगड़ा एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने यहाँ पर उन चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया। तो आप जब भी नई चीज़ें इनोवेट करते हैं, नई चीज़ें करते हैं, तो उसको सक्सेसफुल होने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम अगर आप उसके साथ अगर बिताते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देता है, और वो पिछले साल में आपने देखने को मिला ही था। और साथ ही साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी तगड़ा है। स्टार म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा नाम इन्होंने क्रिएट किया है, जिसमें 24/7 ऑर्डर एक्सेप्टेंस करते हैं, ई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, पेपरलेस SIP, STP, SWP, मतलब स्टेट जो SIP की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसी तरह आप विथड्रॉ भी कर सकते हो, तो उसको SWP बोला जाता है। बैंक मैंडेट्स की इन्होंने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, मल्टी मॉडल ई प्लेटफॉर्म, यूनिक ओवरनाइट एक्सचेंज फ्रेमवर्क। तो इस तरीके के जो प्रोफाइल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो वो बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड कर रहा है। और वो प्लस कैटेगरी में आप देख सकते हैं ई KYC हो गया, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, जिससे लोगों को भी हेल्प होती है, और म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड क्लाइंट से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा काम ये करते हैं। तो आप देख सकते हैं 66.9 मिलियन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है, मतलब 7 करोड़ जो लोग हैं वो इन पर ट्रस्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, देखो बीएसई अपने आप ही ट्रस्ट पैदा कर देता है। वहीं सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है हमारे इंडिया का माना जाता है, NSE सबसे बाद में आया था। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें बीएसई स्टार के, तो 70,000 डिस्ट्रीब्यूटर इनके साथ ऑलरेडी काम करते हैं। नंबर ऑफ स्कीम्स की बात करें 10,482 स्कीम है। नंबर ऑफ सिटीज़ की बात करें 719 सिटीज़ को कवर करते हैं। तो काफ़ी बड़े सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और इनका परफॉर्मेंस भी आप अगर देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड क्वाइट ह्यूज, 95% की केगर आप कोई से बिजनेस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जो इन्होंने दी है। मतलब इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस है ना, उनमें काफी कम ग्रोथ एज कम्पेयर टू मतलब जो बीएससी जिसमें काम करता है, जिसमें काफी पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वो वहां पे बहुत कम देखने को मिलती है, बट बीएससी ने वो करके दिखाया है। म्यूचुअल फंड की रेवेन्यू की बात करें तो हाफ ईयरली आप देख सकते हैं 179 हुआ करती थी, जो 219 हो चुकी है। वहीं ईयरली बात करें तो 341 मिलियन की, यहाँ पे 34 करोड़ के कमसम की रेवेन्यू यहाँ पर इनको इस बिजनेस से मिलती है। जो लिस्टिंग की सर्विसेज, लिस्टिंग फीस की जो सर्विसेज लेते हैं, वहां पर भी आप देखें कि अब लिस्टिंग धमाधम आ रही है। तो हाफ ईयरली भी देखें तो 863 हुआ करती थी, जो अब 157 मिलियन रुपीस के। देखो जितना कम आईपीओ की साइज अगर जितनी बड़ी होगी, मतलब जैसे आज आप मान के चलो LIC का आईपीओ आएगा, तो LIC का आईपीओ आया जैसे बीएससी पे, तो LIC की लिस्टिंग फीस होगी वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि वो उसका साइज ही काफी बड़ा है। NSE को आईपीओ आएगा तो उसकी लिस्टिंग फीस किसको मिलेगी?
बीएससी को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वहां से लिस्टिंग फीस तो मिलेगी। देखो लिस्टिंग फीस ऐसे बहुत ही स्मॉलर पार्ट होता है, बट आपको ये समझना होगा कि ओवर अ पीरियड जब जो वहां पे ट्रेड होगा एनएससी और एलआईसी के आईपीओ का, वो काफी बड़ा होगा, काफी ह्यूज होगा, उसके कारण जो टर्नओवर है वो काफी बढ़ जाएगा बीएससी के सर्वर्स पे, और उसके कारण काफी अच्छा ट्रांजेक्शन रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, क्योंकि वो रिकरिंग रेवेन्यू होता है ना। देखो लिस्टिंग फीस तो एक बार आ गई फिर बात खत्म हो गई, और बाद में तो क्या होता है थोड़ी थोड़ी ट्रांजेक्शन फीस मिलती है कॉर्पोरेट्स को जो हम सर्विस देते हैं बुक बिल्डिंग अदर इश्यूज की, बट मेजर आपको जो मिलता है चंक वो लिस्टिंग फीस में अगर देखा जाए तो काफी हद तक हाफ ईयरली 22 में ही हम 1057 मतलब 105 करोड़ हम ऑलरेडी कमा चुके हैं, बट आगे आने वाले समय में और अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू लिस्टिंग फीस से भी आएगा, और बुक बिल्डिंग की जो अदर जो इनकी सर्विसेज होती है ओएफएस आने वाला, क्योंकि देखो हर हर कंपनी आज आप देखे चले इंडिया में इतनी तगड़ी ग्रोथ होने वाली है, जिसका मतलब आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर हैं जैसे राकेश जूनवाला, उन्होंने भी बताया कि 2030 तक हम इतनी बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा चंक ऑफ द मार्केट में और पैसा लगाने वाला है। साथ ही साथ एक तो चीज़ है ही, दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारी कंपनीज है जो अब मार्केट में आने वाली है, और बहुत सारी कंपनीज अभी लिस्टेड हो रही है। साथ ही इन्होंने इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज आईएफएससी को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें भी इनका काफी बड़ा आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए, इंडिया आईएनएक्स में 77% बीएसई होल्ड करता है, बाकी आईसीआईसी डीसीबी, तो आप देख सकते हैं इंडिया आईसीसी में भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी 69%, और आप देखें इंडिया के इंटरनेशनल एक्सचेंज के जो ट्रांजेक्शन है वो धीरे धीरे काफी अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, जिसमें करेंसी डेरिवेटिव हो गया, डेट सिक्योरिटीज हो गया, इंडियन इंडेक्स डेरिवेटिव्स हो गए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रही है। और मार्केट शेयर में अगर बात करें डेरिवेटिव ट्रेडिंग में तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लिस्टिंग बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले साल जो जहाँ पे 1350 हुआ करता था, जो डेट सिक्योरिटीज से हुआ करता था, वो तो आज 643 मिलियन डॉलर का हो चुका है लिस्टिंग बिजनेस का परफॉर्मेंस। वहीं अगर हम बात करें मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम जो कि ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड था, वो यहाँ पे करीबन करीबन 500 करोड़ डॉलर का हो चुका है, मतलब 5000 मिलियन डॉलर्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं, बॉन्ड्स लिस्टेड हो रहे हैं, जो इंडिया के से बाहर वाले लोग हैं वो इंडिया में यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो वाली जो सारी सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे आईएफएससी के थ्रू काफ़ी तगड़ी तरीके से बीएसई यहाँ पे प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं डेली टर्नओवर की कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे कंपनी रिकवर कर रही है, जो पिछले साल मात्र 2514 मिलियन डॉलर हुआ करती थी, वो अभी बढ़ के 11814, ये करीबन 4x ग्रोथ है, आप कह सकते हैं 4x ग्रोथ, 4x से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दी है इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज में। क्योंकि देखो एफआईआई एफपीआई जो कंट्री ग्रो करेगी वहाँ से सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक्शन मिलेगा, और वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी काम करती है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग में आपको बता दूं, मोटर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट इन्होंने 7 फरवरी 2020 को लॉन्च किया, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लॉन्च किया, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लॉन्च किया, 1740 पॉलिसी इशू करती हैं Q2 में। पॉलिसी प्रीमियम की बात करें 52.2 मिलियन Q2 में इन्होंने यहाँ पर पॉलिसी प्रीमियम रिसीव किया। तो आप देख सकते हैं कि देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो ओवर टाइम काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। अभी आप देखेंगे इन्होंने 2020 में लॉन्च किया है, तो आई थिंक इट विल टेक टाइम टू ग्रो, बट यहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाले समय में आता हुआ देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो 5806 पॉलिसी इन्होंने बेची थी, हाफ ईयरली इन्होंने 3193 ऑलरेडी पॉलिसी बेच चुके हैं। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रोथ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। बट इसके अलावा अगर कंपनी के कुछ फैक्टर्स की मैं बात करूं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं या आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो 7th हाईएस्ट ग्लोबली इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैं आपको बता दूं 3.949 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉनिक बुक ट्रेड्स की बात करें 6th लार्जेस्ट ग्लोबल 59.7 मिलियन के लमसम का इनका बुक ट्रेड होता है। हाईएस्ट ग्लोबल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज में 5532 जो इनके Q2 के लमसम की मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली है करेंसी ऑप्शन ट्रेडेड वॉल्यूम में जो 40.18 मिलियन का होता है। करेंसी फ्यूचर ट्रेडेड वॉल्यूम थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। तो आप देख सकते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज हैं। उसके अलावा जो हर जगह वॉल्यूम में अगर हम बात करें सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे है कंपनी, मार्केट कैप में 7th पे है, इलेक्ट्रॉनिक बुक में 6th पे है। तो अभी तो इंडिया बढ़ना स्टार्ट हुआ है। आप देखें मार्केट शेयर में अभी तो हम बहुत ही पीछे हैं। अगर हम जब अच्छी खासी ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ अब आने वाले समय में होने वाली है, तब आप कितना एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग है।
बीएसई एसएमई यहाँ पे 2012 से 2015 में लॉन्च किया, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दी है और काफ़ी कंपनियों को सपोर्ट भी मिला है। बीएसई का बॉन्ड हो गया, आईएफएससी जो इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये जो माइलस्टोन कंपनी ने लॉन्च किए हैं, और कंपनी के आप देखें प्रमोटर्स और जो कंपनी का बैकग्राउंड है वो काफ़ी तगड़ा रहा है, और बीएसई इंडिया में सबसे पॉपुलर एक्सचेंज में से एक रहा है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दी है। ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए और इनके थ्रू जो जो आने वाले समय में ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अगर हम देखें कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। अगर हम जून क्वार्टर को भी कंपेयर करें तो भी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज से यहाँ पे 100 मिलियन, मतलब कि करीबन 10 करोड़ की ग्रोथ आई हुई है। 84 करोड़ से 98 करोड़ हो चुका है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, कॉर्पोरेट की सर्विसेज के को देने वाली, वहां पर भी आप देख सकते हैं 586 मिलियन से, मतलब 58 करोड़ से 76 करोड़ हो चुका है। 157 करोड़ से 188 करोड़ तक यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल जाती है। टोटल अगर हम बात करते हैं, देखो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में ज़्यादा यहाँ पे बदलाव आता नहीं है, क्योंकि ये वाले जो हैं इनके लगभग आप कह सकते हैं फिक्स के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि यार एडमिन एक्सपेंस और इन सब एक्सपेंस में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। बट इनकी जो रेवेन्यू है वो ओवर टाइम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ पे लिस्टिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, कंपनीज होगी जो बढ़ती जाएगी, तो इनका तो पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट है जो कंपनी ने यहाँ पर रखा है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1157 से 1355 हुए हैं। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 54 करोड़ से 73 करोड़ हो चुका है, जो एक कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें जो आफ्टर टैक्स है, 51 करोड़ से 63 करोड़। मार्जिन आप देख सकते हैं 28%, काफ़ी स्टेबल मार्जिन कंपनी ने रखे हैं, 20% से लमसम ऊपर के, जो कि बहुत ही कम कंपनीज हैं जो प्लेटफॉर्म बिजनेस में दे पाती है, जो बीएससी जैसे लेवल पे काम करती है। तो ये आपको लिए ज़रूरी है कि आप देखें समझें अपने और पीएनएल को आप ढंग से आपको देख सकते हैं। मैंने आपको, मेरा फोकस था कि आपको बिजनेस और थोड़ा सा फाइनेंस का बैकग्राउंड देना, कि कंपनी की जो नेटवर्थ है स्टैंड अलोन, और आप देख सकते हैं कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो भी, क्योंकि देखो और इनके अलावा इनके पास बिजनेस जिस नए नए बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं, बट उसके अलावा भी कंपनी के पास काफ़ी रेवेन्यू बचता है, क्योंकि ऐसे जिनके पास ज़्यादा एक्सपेंसेस करने को है नहीं, तो वो वहाँ पे डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। 93% था, 95% है, 97%, तो ये डिविडेंड पे आउट रेशो भी आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, काफ़ी बड़ा चंक पब्लिक के पास है, 62% के लमसम। ट्रेडिंग मेंबर्स की बात करें 27%, जो कि प्रमोटर माने जाते हैं। एनबीएफसीज हो गए, एफडीआई, एफआईआई हो गए, तो एफआईआई में काफ़ी छोटा सा स्टेक है, म्यूचुअल फंड का भी छोटा सा स्टेक है, बाकी एफआईआई आप देख सकते हैं। बट की अगर हम बात करें कंपनी के कुछ की शेयर होल्डर्स की, तो जीरोधा ने 3.71% यहाँ पर इसमें है इनका स्टेक। लाइफ इंश्योरेंस का 5.5% के लमसम का स्टेक है। और कंपनी का ग्रोथ, अभी हम चार्ट भी देखते हैं और समझते हैं कि क्या की ट्रिगर्स हैं बीएससी के लिए। सबसे पहली चीज़ है एनएससी का आईपीओ। वैल्यूएशन पर से बात करें तो एनएससी का वैल्यूएशन 80 से 100 का पी के एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। वहीं बीएससी का अगर हम पी देखते हैं तो 50 के लमसम का आता है। मतलब यहाँ से करीबन अगर हम एनएससी का आईपीओ एक्सपेक्ट करते हैं 80-100 पे आता है, मान लो 80 पे आता है, हम सेफ साइड पे चलते हैं, और वो लिस्टिंग होती है और वो 100 पे पहुंच जाता है, मान लीजिए एक्सपेक्टेशन लगा के हम चल रहे हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितना बड़ा गैप हो जाएगा वैल्यूएशन का जो बीएससी ने क्रिएट किया है। और उसी के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा, जैसे जब से एनएससी का आईपीओ की यहाँ पर डेट अनाउंस हुई है, मतलब डेट अनाउंस नहीं, मतलब उनको अप्रूवल मिला है सेबी से, तब से ही बीएससी में काफी हलचल मची हुई है और काफी अच्छी ग्रोथ दी है। उसके बाद वापस से भी थोड़ा करेक्शन है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल करेक्ट हो रहा है। तो एलआईसी का आईपीओ और एनएससी का आईपीओ, ये दोनों चीजें काफी बड़ा ट्रिगर होगी, क्योंकि एनएससी 2 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप में अगर यहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन होंगे, आप देखो कि कितना बड़ा चंक ऑफ द ट्रेड होगा जो बीएससी पे होगा केवल, क्योंकि बीएससी एनएससी पे लिस्टेड, एनएससी बीएससी पे लिस्टेड होगी, तो एनएससी का जो शेयर होगा केवल बीएससी पे लिस्टेड होगा। और 2 लाख करोड़ इज ए क्वाइट ह्यूज थिंग। वहां से हमारे जो रिकरिंग रेवेन्यूज होंगे, या हमारे आप कह सकते हैं कि जो एनएससी के और जो चीज़ें हैं, मान लीजिए आपकी जो उसके कारण जो और लोग हैं जो मार्केट्स में आएंगे, एलआईसी के आईपीओ के कारण, जो एलआईसी ने अभी जनरल स्टेटमेंट जारी किया है कि हम और इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं, वहाँ से काफ़ी बड़ी चंक ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे मार्केट में बढ़ने वाला है, जिससे ओवरऑल सीडीएसएल, बीएससी, जो इस तरीके के मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आईपीओ आएगा तो काफ़ी बड़ा चंक जब मार्केट में पैसा लगाएगा, और वो जब आईपीओ में पैसा लगाता है तो फिर वो एक शेयर में घुसता है, फिर दूसरे तीसरे शेयर में, क्योंकि देखो एक जब भी एक आदमी घुसता है तो वो एक ही ट्रेड नहीं करता है, वो कई गुना और कई सारे ट्रेड करता है। और हमेशा बीएससी है ऑन ए स्पोर्ट साइज, क्योंकि उनको तो हमेशा एक परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो एक एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके कारण क्या होगा, टर्नओवर होगा जो एक्सचेंज का काफ़ी बढ़ेगा, जो कि कंटिन्यूस पॉपुलेशन इंक्रीज और पॉपुलेशन और मेंबर जो कि
रिटेल पार्टिसिपेशन जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, एफआई इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट में कंपनीज नई सारी आ रही है, आईपीओज आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं, और एक और ये भी चीज़ है कि जो ब्रोकर्स हैं वो काफ़ी, मतलब आप देख सकते हैं अपस्टॉक हो गया या जीरोधा हो गया, लिंक हमारी भी डिस्क्रिप्शन में है, बट अगर आपको वहाँ पे अकाउंट ओपन कराने के काफ़ी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक लोगों को वो भी ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि हर कोई अपने सर्कल में आईपीओ की बातें कर रहा है, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट में, वहां पर भी समझ लेते हैं कि कंपनी में क्या एक्सपेक्टेशन बनाई जा रही है। देखो यहाँ से अगर हम पी देखें, तो अगर हम वैल्यूएशन पर से जाएं तो यहाँ पे करीबन 2x का यहाँ पे स्टॉक में अभी भी पावर है, मतलब कि अगर 2000 पे ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर शेयर 4000 तक जा सकता है। बट हम इतना ओवर एस्टिमेट, ओवर एग्जैगरेट नहीं करेंगे चीज़ों को, हम समझते हैं कि चार्ट क्या बताता है। सबसे पहले मैंने आपके सामने लगाया बीएससी का मंथली चार्ट, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, पहले मंथली चार्ट देखेंगे, फिर वीकली और फिर डेली चार्ट, ताकि जो बीच में जो नॉइज है, जो जो इतनी सारी जो कैंडल्स होती है उसमें जो नॉइज आती है, वो हमारे को देखने को समझ में आएगी ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो आप देख सकते हैं 2020 के बाद से ही शेयर ने यहाँ पे उछाल मारना स्टार्ट कर दिया था। प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस थे, ग्रोथ हो रही थी, साथ ही साथ अभी आईपीओ में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है, बीएससी का आ रहा है, एनएससी का आईपीओ आ रहा है, और साथ ही साथ एलआईसी का आईपीओ, तो ये आप देख सकते हैं जब से। बट अगर हम देखें मेन ग्रोथ, जो मेजर ग्रोथ आई है वो यहाँ पर आई है जून के लमसम, जून 2021 में, और जून 21 से आप देखें हर मंथ में आप देख सकते हैं करीबन करीबन स्टॉक ने यहाँ पे जो 600 रुपये का लेवल था, 600 रुपये से आप देख सकते हैं 2022 में, 2022 अभी एंड भी नहीं हुआ है, दिसंबर में ही आप देख सकते हैं 2400 का टच कर दिया, मतलब 4x हो चुका है। अगर जिसने यहाँ पे 600 रुपये में स्टॉक खरीदा था वो यहाँ पे आज 2400 हो चुका था, मतलब इस मंथ में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस शेयर को ड्राइव कर रही थी, जो शेयर अप ट्राइड जा रहा था। बट आप देखेंगे, देखो जब वैल्यूएशन आप देखेंगे, जब यहाँ पे 600 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा था, अभी भी अगर हम 2x का वैल्यूएशन मान के चल रहे हैं जो एनएससी के कंपेरिजन में था, तो यहाँ पर तो काफ़ी कम था, यहाँ पर तो 600 रुपये का था शेयर। आज तो हमारे शेयर 2000 रुपये का है, 1958 पे क्लोजिंग हुई है आज। जब भी हम कह रहे हैं कि 2x का वैल्यूएशन है, मतलब 4000 रुपये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जब 600 रुपये था तब तो 1/6 वैल्यूएशन मानी जा रही थी बीएससी की। तो देखो अंडर वैल्यूड नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि देखो जब भी शेयर जो भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो हमेशा फेयर वैल्यू माना जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि दूसरे कंपेरिजन के कारण ये अंडर वैल्यूड है। देखो उनका बहुत बड़ा टर्नओवर है एज कम्पेयर टू बीएससी, एनएससी इज क्वाइट ह्यूज, काफ़ी बड़ा है, बट बीएससी का वैल्यूएशन में काफ़ी, देखो बीच में एक सिमिलैरिटी आपको समझनी पड़ेगी कि एनएससी भी बीएससी पे लिस्ट होगा, एलआईसी का जो ट्रेड वॉल्यूम होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो फिलहाल फैक्टर कर रही है। बट हमारे को जो चीज़ देखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो पिछले वीक में काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम रहा, क्योंकि एनएससी का आईपीओ का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था। बट वापस से अभी जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल है तो यहाँ पर 1958 आ चुका है। बट हमारे को समझना ये होगा कि अगर हम यहाँ से अगर हम करेक्शन मानते हैं कि यहाँ से शेयर ट्रेड, देखो अगर हम चैनल देखें तो चैनल में तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है इसने यहाँ पे वापस से नीचे आके सब चीज़ों को बिगाड़ा है। बट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर ये चैनल चलता चालू रहता है तो करीबन शेयर वापस से अपना 2400 को टच करना चाहिए। बट अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 1500 रुपये का था और ये जो दूसरा है 1900 रुपये का लेवल, पहला ये 1900 रुपये का लेवल और ये 1500 रुपये का लेवल, ये दो लेवल है काफ़ी सब्सटेंशियल जो है वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेंगे। और आप देखें कि ये जो मेरे को लग रहा है कि 2200 के पास ये सस्टेन नहीं कर पाया, जो हम वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में और देखेंगे तो ये 2200 को सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लग रहा है कि ये सस्टेन करना चाहिए था। क्योंकि अब देखो ये तो अनाउंसमेंट आने ही वाला है, ये सबको पता है कि या तो दिसंबर में तो नहीं आएगा, जनवरी या फरवरी में, यहाँ अगले 6 महीने में 2 आईपीओ बहुत बड़े आने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर रखते हैं। बट स्टिल आपका मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका जो शेयर ट्रेंड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं पिछले 3 वीक में काफ़ी बढ़ चुके हैं। जो पहले यहाँ पे आप देख सकते थे इनका वॉल्यूम इतना सा हुआ करता था, जो वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुके हैं। अभी आपको ये समझना होगा कि जब भी इसका आईपीओ अनाउंसमेंट होगा, कि डेट्स अनाउंस होगी, वापिस से शेयर भागेगा और वो आपको पकड़ना है रैली को। अगर उस रैली को पकड़ना है तो अभी जो मार्केट करेक्ट हो रहा है आपको सही टाइम पे उसकी एंट्री लेनी होगी, और सही टाइम पे एंट्री आपकी बनती है अगर यहाँ से शेयर और करेक्ट होता है। आपको पहला करेक्शन यहाँ पे आपको मेरे को लगता है जो बेस बनेगा वो है शेयर का भी, जैसे ये 1800 रुपये का जो पहला बेस बनेगा, ये आपको यहाँ पर एक आप एंट्री ले सकते हो 33% पे, 33% ऑफ जो आपको ट्रेड करना है वो। दूसरा आप एंट्री ले सकते हो अगर फिर मार्केट करेक्ट होता है तो 33% आप ले सकते हो 1600 पे। ये दो पे एंट्री लेनी है आपको, क्योंकि 66% ही हम अभी एंट्री लेंगे
अगर हमारे को 1600 तक मिलता है तो, बाकी फिर हमारे को रुक जाना है। अगर हमारे को 33% हमको तभी लेना है जब शेयर बहुत ही नीचे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा 1300 रुपये पे, तो हमारी जो एवरेज प्राइस होगी 1300, 1600, 1800 की, वो यहाँ पे आ जाएगी करीबन 1500, 1600 के लमसम। तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजी रहेगी अगर मार्केट करेक्ट होता है तो। मार्केट अगर करेक्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ से शेयर करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि देखो आप ये 2400, 2300 के लमसम का लेवल को टच करके वापस से आया है 3 दिनों से लगातार, यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर अब यहाँ से वापस अप ट्रेंड देखने को मिलता है, जो कि मेरे को लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये वापस चैनल में आ जाएगा, एक कंसोलिडेशन होना जरूरी है। जब भी मार्केट लगातार एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड में चलता है, आप देख सकते हैं जब भी मार्केट एक लगातार अप ट्रेंड में चलता है, एक कंसोलिडेशन आता है, कंसोलिडेशन आने के बाद यहाँ पर ये जैसी चैनल ब्रेकआउट होगा, ये जो 24,300 का लेवल है, तब आपको एंट्री लेनी है। या तो अगर शेयर यहाँ से नीचे नहीं आता है, 1800 से नीचे नहीं आता है, तो आपको 2300 के लेवल पे एंट्री लेनी है। 2300 के लेवल पे एंट्री लेके आपको पहला टारगेट लेना है 2500 का, दूसरा टारगेट लेना है आपको 2700 का। ये दो टारगेट लेने हैं। नीचे भी उसी तरह से हम गए जैसे जिस तरीके से ऊपर जाएंगे, तो 2300 पे हम पहली एंट्री लेंगे जब ये ब्रेकआउट होएगा। जैसे ये ब्रेकआउट होएगा फिर हम वापस 2500 पे, अगर वो सपोर्ट करेगा वहाँ पे, तो वापस 2500 पे एंट्री लेंगे और 2700 पे हम पूरा एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर आप सोचते हो कि हम मेरे को तो यहाँ पर मेरे को तो आपको लॉन्गर टर्म मेरा व्यू है, लॉन्गर टर्म व्यू है, तो आपको यहाँ पर बहुत टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो रिपरकशन होंगे, जो हमारा पूरा मार्केट का सेंटीमेंट है, वो यहाँ पर देखो बीएससी कभी बंद नहीं होने वाला है, आपको ये मानना पड़ेगा पहले। दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यूएशन पर से जब एनएससी का आएगा तो काफ़ी बड़ा कंपैरिजन होगा, क्योंकि फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर अभी कोई कंपैरिजन नहीं है बीएससी का, बट फिर एनएससी का कंपैरिजन आएगा, और एनएससी के कंपैरिजन में आपको एक अच्छा नंबर देना पड़ेगा जब आप कंपीट कर पाओगे। अगर आप अच्छा नंबर नहीं दे रहे हो, अर्निंग ग्रोथ नहीं दे पा रहे हो एनएससी कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस से आपको अपना सही रूप दिखा देगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि उनका जब जैसे ही एनएससी का आईपीओ लिस्ट होगा, फिर हर क्वार्टर में एक कंपेरिजन आपका यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा बीएससी की आफ्टर पार्टी में, मतलब कि जो एनएससी के बाद। तो ये दो चार चीज़ें और है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने आपको बताया कि लेवल्स और सपोर्ट क्या है, पहला ये, दूसरा ये, और ऊपर में 2300, 2500 और 2700, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमेशा 5 रेंज में बनाता हूँ, ताकि कोई भी आदमी हो जिसको देखो, हम मैं हूँ, आप हो, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हम ये जरूर बता सकते हैं कि अगर ये हो तो हमको क्या करना है, और वो मैं आपको आई थिंक कैटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना न जाएं, कमेंट करें और बताएं कि अगली वीडियो किस पे चाहिए आपको, और हमारा मेहनत कैसे लग रही है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं यार, तो ज़रूरी है। आज भी 7% का फॉल था, कल भी आई थिंक 5-7% का फॉल था। तो ओवरऑल मार्केट ने एक कंसोलिडेशन यहाँ पे मेरे को लगता है कि 2000 से जो भी है ये 2200-2300 की रेंज है, वहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन मेरे को लगता है थोड़ा टाइम होगा। जैसे ही एनएससी का आईपीओ का फिर वापस से आएगा ट्रिगर, और मेरे हिसाब से वापस से एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा लेवल मिलता है ना, जब जो 1900, 2000 के नीचे, तो आपको जरूर मेरे हिसाब से एक बार एंट्री आपको लेनी ही चाहिए। 1800 का लेवल अगर आपको मिल जाता है तो 100% आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको पसंद आता है आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।